अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिर। आज 4 अप्रैल बरोज जुमा, ईद गुजर चुकी है और अब कोई बहाना नहीं रह गया कि तहरीक चलानी है, नहीं चलानी, लोग निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, कोई आगे बढ़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करेगा, डंग टपाओ पॉलिसी या ट्रक की बत्ती, वो वाला अब सिस्टम खत्म हो चुका है। पीटीआई के खिलाड़ियों ने सड़कों पर निकलने की मंसूबाबंदी तैयार कर ली है, कालें आना शुरू हो गई हैं और भरपूर तरीके से जमीन गर्म करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि और भी अब इस हुकूमत के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए मसाइल खड़े हो गए हैं। बड़ी अहम खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 1, मुराद सईद बड़े एक्टिव रहनुमा पीटीआई के रूपोश हैं, नजरियाती रहनुमा। उनकी जानब से एक बयान सामने आया, बल्कि आप बयान नहीं, आप कह लें कि अगला लाहे अमल, कि अब पीटीआई के नजरियाती लोग करने क्या जा रहे हैं। जरा सुनिए। बानी और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ईद के बाद तहरीक के अगले मरहले का ऐलान किया था। पख्तूनख्वा के वो नौजवान जो 1 साल बनीगाला और जमान पार्क कैंप में रहे और हर अहम एक्टिविटी के मौके पर तमाम तर जबरो फस्तायत का मुकाबला करते हुए काफलों के लिए रास्ता क्लियर करते हैं। इंशाअल्लाह 6 अप्रैल को इन जान नसाराने इमरान खान कन्वेंशन का इनेकाद होगा। 11 अप्रैल को सवात अपने हल्के के ग्रैंड जिरगे से 2 नुकाती एजेंडे, इमरान खान, बुशरा बीबी समेत क्यादत और कारकुनान की रिहाई और अमन की बहाली पर तफसीली बात करूंगा। इस तरह कराची के अंदर, इस तरह बलोचिस्तान और हर जगह पे अब बाकायदा मूवमेंट जो है वो मुराद सईद ने शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ पीटीआई के मुख्तलिफ दीगर जो कारकुन है उनकी जानब से यह कहा गया है कि मर्दान में ड्रोन हमले और मुमकिन मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ 3 बजे सूरी पुल, यानी आज 3 बजे सूरी पुल बामुकाम इमरान खान रिहाई कैंप पेशावर में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। शाहिद खटक पीटीआई के एमएनए हैं, उनकी जानब से यह कहा गया है कि इंशाअल्लाह 6 अप्रैल को निश्तर हाल पेशावर में दिन 3 बजे जान नसाराने इमरान खान का एक अजीम शान कन्वेंशन होगा। तैयारी मुकम्मल और जज्बा ना खत्म होने वाला है। लिहाजा पीटीआई और खासतौर पे आप कह लें कि खैबर पख्तूनख्वा के चैप्टर ने तो तैयारियां शुरू कर दी हैं और इससे गंडापुर का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारे नजरियाती लोग हैं। फिर बलोचिस्तान में हक दो तहरीक बड़ी कामयाब तहरीक है, जमात इस्लामी की हक दो तहरीक। तो हक दो तहरीक की जानिब से भी 7 अप्रैल को गवादर से क्वेटा की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। अख्तर मैंगल ने भी कहा था कि 6 अप्रैल को हम क्वेटा की तरफ, क्योंकि हमारे मुतालबात नहीं माने गए, अब हम इनको बताएंगे कि हम करते क्या हैं, तो हम 6 अप्रैल को क्वेटा की तरफ अपना सफर शुरू करेंगे। तो एक तरफ हक दो तहरीक ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और मौलाना हिदायतुर रहमान, उनकी बड़ी फॉलोइंग है और बड़े एक्टिव रहनुमा हैं, और दूसरी तरफ ये गवादर, और तीसरी तरफ जो ग्राहम बुगटी हैं, कल रात को ग्राहम बुगटी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 दिन के लिए उन्हें एमपीओ के ऑर्डर के तहत जेल भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने भी 7 अप्रैल से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था महारंग बलोच और दीगर जो खवातीन हैं उनकी रिहाई को लेकर। तो इससे पहले कि वो लॉन्ग मार्च शुरू करते तो ग्राहम बुगटी साहब को पहले ही बुगटी हाउस डेरा बुगटी से गिरफ्तार कर लिया गया है और नजरबंद कर दिया गया है, या आप जो भी कहें, एमपीओ के तहत उन्हें 30 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। तो लिहाजा मामलात मुसलसल, खासतौर पर बलोचिस्तान की अगर बात करें तो बलोचिस्तान में मुख्तलिफ तंजीमें खड़ी होना शुरू हो गई हैं। कल पीटीआई ने भी बड़ा और तगड़ा जलसा वहां पर किया था, तो लिहाजा बलोचिस्तान के अंदर मूवमेंट शुरू है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और फिर जनाब आपको मुसलसल बताते हुए आए हैं कि मुख्तलिफ जो आपका ग्रैंड हेल्थ अलायंस है पंजाब का, जिस तरह से पंजाब के अंदर अस्पतालों पर और रूरल हेल्थ के जो छोटे मराकज होते हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और पिछले 1 महीने से मुख्तलिफ लोग
اپنے ضلع کی لیول پہ، تحصیل کی لیول پہ احتجاج کر رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پھر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور جائیں گے. تو لہٰذا اب گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کی جانب سے بھی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ چلو 7 اپریل پر امن دھرنا، لاہور چلو، ادارے بچانے لاہور چلو. تو لہٰذا مریم نواز کے لیے بھی مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ کہ ایک طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، بگٹی گروپ، گراہم بگٹی، مولانا ہدایت الرحمان، پی ٹی آئی، اور اب دوسرے جو جیسے یہ گرینڈ ہیلتھ الائنس ہے، اس طرح کسان بھی اگر گندم والا معاملہ ہو گیا، جس طرح سے گندم پچھلی دفعہ لوگ ذلیل ہوئے، تو لہٰذا اس رجیم کے لیے مشکلات مسلسل بڑھ رہی ہیں اور مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہی جائیں گے. اور یعنی مریم نواز کا آپ اندازہ کریں کہ ایک وہ ایکٹریس تھی خاتون عفت عمر، وہ عمران خان پہ بڑی تنقید کیا کرتی تھی اور مریم نواز کی وہ بڑی فین تھی کہ مریم نواز حقیقی جمہوری لیڈر ہے، یہ ہے وہ ہے. اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ عفت عمر نے بھی مریم نواز کے خلاف بولنا شروع کر دیا. ان کا کہ میں تو اس لیے عمران خان کو پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا، اور مریم نواز کو اس لیے پسند کرتی تھی کہ مریم نواز ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی تھی کہ یہ بڑی جمہوری ہے، اس کے پاس بڑا نالج ہے، بڑی خاندانی ہے، اور یہ ووٹ کو عزت اور صحیح معنوں میں سٹرگل کر رہی ہیں. لیکن مریم نواز نے وہی گند کیا. کہاں گئی ووٹ کو عزت؟ آپ تو پاور ہنگری خاتون ہے، آپ کو تو طاقت چاہیے تھی، آپ نے لوگوں کو استعمال کیا. تو لہذا اب یعنی سارے محاذ کھل رہے ہیں. دوسری طرف زرداری صاحب کے حوالے سے، یعنی ان کی بیماری کے حوالے سے تو پچھلے ایک ہفتے سے ہی سب کو پتا ہے نا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ نیرو والا معاملہ ہے، شاید کوئی اور معاملہ ہے، اس لیے زرداری صاحب سائیڈ پہ ہو گئے ہیں. زرداری صاحب نے ذرا ڈسٹنس کر لیا ہے. لیکن نصرت جاوید صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا، وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت پیپلز پارٹی سندھ میں مشکل میں ہے. ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نیرو والا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ لے ڈوبے گا، وفاقی حکومت کو بھی لے ڈوبے گا. اور یہ پیپلز پارٹی 2008 سے مسلسل حکومتیں بناتی بھی آ رہی ہے نا سندھ کے اندر، اور کام ٹکا بھی نہیں وہاں پہ کیا، تو یہ حکومت بھی جاتی رہے گی. ان کے لیے معاملات بڑے خراب ہیں. اور ایک طرف آج 4 اپریل ہے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آج برسی بھی ہے، اور ان کی برسی کے موقع پر وہاں پہ جلسہ بھی ہوتا ہے، کنونشن بھی، ملک بھر سے جو کارکنان ہے پیپلز پارٹی وہ وہاں پہ جاتے ہیں. تو نصرت جاوید صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت پیپلز پارٹی سندھ میں مشکل میں ہے. میں نہایت ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے 10 سے زیادہ سورسز سے گفتگو کی اور اس کے بعد زرداری صاحب کی بیماری کے بارے میں جو خبر آ رہی ہے وہ بالکل درست ہے. ڈاکٹر عاصم 100% درست رپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا زرداری صاحب واقعی بیمار ہیں اور پیپلز پارٹی سندھ میں مشکل کا شکار ہے، اور اللہ نہ کرے اگر زرداری صاحب کو کچھ ہو گیا تو پیپلز پارٹی کس کے سرے پہ چل رہی ہے؟ ادی فریال تالپور چلا رہی ہیں. باقی تو کھلونے ہیں نا دکھانے کے لیے، بلاول ہے، یہ فلانا ہے، فلٹ بکانا ہے، اور زرداری بلاول کے بس کی بات نہیں ہے، اور وہاں پہ پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جائے گی. اب نجم سیٹھی کی جانب سے کچھ انکشافات کیے گئے ہیں، کچھ دعوے کیے گئے ہیں، اور نجم سیٹھی آپ کو پتہ ہے وہ ایک کشتی کے اندر ہی میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے دوست ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے دوست ہیں، بڑے عہدے لیتے ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے گھر کے بھیدی ہیں. کہتے ہیں کانگریس میں، امریکی کانگریس میں 20 اپریل کو ایک کانفرنس بلائی گئی ہے جس میں مجھے بھی دعوت دی گئی ہے کہ آ کر گواہی دیں، تفصیلات بتائیں کمیٹی کو کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. میں نے جانے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ میں اگر جا کر کھری بات کروں گا تو سب کو رگڑا دینا پڑے گا اور سب ناراض ہو جائیں گے اور پھر مجھے رگڑا لگے گا. ان کا میں نہیں جا رہا، مجھے بلایا گیا ہے، بتائیں پاکستان کے حالات کے بارے سے آ کے آپ گواہی دیں، جو اصل صورتحال ہے وہ بتائیں. کیونکہ میں اگر جا کے وہاں پہ سچ بول دوں تو پھر میں واپس آؤں گا تو پھر تو یہ مجھے رگڑا دیں گے. لہٰذا یہ جرت ہے ایک صحافی کی جو بڑے وہ انقلابی بنتے ہیں نجم سے، میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا میں نے انکار کر دیا ہے، میں اگر گیا تو جو پاکستان کے حالات میں نے بیان کر دیے، جمہوریت کی صورتحال، آئین کی صورتحال، تو پھر یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے. کہتے ہیں باوجود اس کے کہ سب بڑے قائل ہیں کہ ٹرمپ پاکستان کے خلاف کوئی بڑا قدم نہیں کریں گے، اور اگر بل پاس ہوا بھی تو اس میں سے آرمی چیف کا نام نکال دیا جائے گا، لیکن پھر بھی پریشانی ہے، پریشانی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے انٹرنیشنل خبریں بنتی ہیں، بیانیہ بنتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہوا کہ بھائی لوگ یعنی آئی ایس آئی والے اسٹیبلشمنٹ بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کو نیوٹرلائز کیا جائے،
खान और उसके सपोर्टर को ठंडा किया जाए, इसके लिए इंगेजमेंट शुरू की गई है। तो बेसिकली वही ट्रक की बत्ती अपने आप को बचाने के लिए ये जो सैफ को भेजा गया, बैरिस्टर सैफ को और गंडापुर को, उससे पहले वो जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुलाया गया, DGIS से मुलाकात करवाई गई, तो इसलिए एंगेजमेंट करने के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए। कहते हैं मरियम नवाज ने कहा है कि मैं सूबा ऐसे चलाऊंगी कि शहबाज स्पीड और मोहसिन नकवी स्पीड को पीछे छोड़ दूंगी। अब मरियम नवाज को अगला वजीर आजम बनाने की तैयारी की जा रही है। यानी मरियम नवाज की कोशिश ये है कि मैं वजीर आजम की दौड़ के अंदर शामिल हो जाऊं। कहते हैं अगर बिग चीफ रह गए, बिग चीफ कौन? आर्मी चीफ आसिम मुनीर अगर रह गए तो मोहसिन नकवी की गुड्डी चढ़ती जाएगी। यानी मोहसिन नकवी की फिर तरक्की ही तरक्की है। फिर वजीर आजम के लिए मुकाबला शहबाज शरीफ और मरियम नवाज या शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी में नहीं, मरियम नवाज और मोहसिन नकवी में होगा। यानी शहबाज फिर आउट हो जाएंगे क्योंकि चीफ साहब की मरियम भी फेवरेट और मोहसिन नकवी भी फेवरेट, तो लिहाजा फिर दोनों में मुकाबला होगा। मरियम नवाज को इस बात का एहसास है, इसलिए उन्होंने मोहसिन नकवी को पंजाब के अंदर घास नहीं डाला। कहते हैं दहशतगर्दी के मामले पर सख्त इकदाम के लिए जो कमेटी बनी है, इसमें वजीर दाखिला को सूबाई सतह पर रेट चाहिए, यानी इख्तियारात चाहिए। मरियम नवाज और मोहसिन नकवी में सर्द मैरी की वजह से यह मुमकिन नहीं था, तो फिर बिग चीफ यानी आर्मी चीफ ने कहा कि रियासत की जरूरत है कि आप दोनों एक दूसरे से ताउन करें। मरियम नवाज को कहा गया कि हम आपके साथ हैं, आपको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी भी हमारा बंदा है, उसको मुकम्मल सपोर्ट दें। तो इस वजह से फिर मोहसिन नकवी और मरियम नवाज की मुलाकात हुई। कहा नवाज शरीफ, मोहसिन नकवी और मरियम नवाज की तस्वीर बताती है, यानी जो मैंने आपको बताया था मुलाकात हुई है, कि यह मुलाकात खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में की गई है। यानी एक तरफ तो मरियम नवाज फार्म 47 की वज़ीर आला, दूसरी तरफ समझते हैं कि पूरा इख्तियार मेरे पास ही होना चाहिए। तो लिहाजा चीफ साहब ने कहा कि वो भी हमारा ही बंदा है और अगर आपने मामला चलाने हैं तो फिर आपको नकवी के साथ सुलह करनी होगी। और मरियम बीबी भागे गई और उन्होंने जाके सुलह कर ली। अच्छा, नजम सेठी कहते हैं कि पेशन गोइयां की जा रही हैं कि स्टेटस को चलेगा, यानी यही जो निजाम है ना, यही कंपनी, यही फार्म 47 वाला जो सेटअप है, यही चलेगा। इमरान खान की कोई अहमियत नहीं होगी, इसको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। जो इस वक्त इक्तदार में बैठे हैं यही बैठे रहेंगे, लेकिन अवाम का कोई नहीं सोच रहा कि अवाम क्या सोच रही है, अवाम क्या करेगी। जिस दिन अवाम फटी उस दिन सब कुछ फट जाएगा। तो ये जनाब सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट से खबर सुन लें, वो जो पिछले 2 महीने पहले या आफरीदी साहब ने 9 मई के हवाले से बेंच बनाया था, उस हवाले से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात आइंदा पीर और मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। रावलपिंडी के केसेस की समाअत 7, जबकि आलिया हमजा खतीजा शाह समेत 20 कारकुनों की जमानत मनसूखी की जो हुकूमती अपीलों पर समाअत है, वो चीफ जस्टिस या आफरीदी, जस्टिस शफीउद्दीन सदीकी, जस्टिस शकील अहमद 8 अप्रैल को इस पर समाअत करेंगे। और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के अंदर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और खान से मुलाकात के बाद ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो फिर वो अगला जो लाहे अमल है पीटीआई का, क्योंकि अभी तो गुजर गई, रमजान भी गुजर गए, तो उस हवाले से भी गंडापुर से सवालात भी होंगे और उसका जवाब भी आ सकता है। और फिर जनाब ट्रंप के तरले और मिन्नतें शुरू हो चुके हैं। कैसे? पाकिस्तानी सफीर है अमेरिका के अंदर रजवान सईद, उनकी जानिब से यह कहा गया है कि पाकिस्तान टैरिफ मामले पर अमेरिका से मुज़ाकरात करेंगे, तरला करेंगे, मिन्नत करेंगे। ये जो 29% आपने टैरिफ लगा दिया वापस लें, क्योंकि यूरोप सीधा हो गया। जिन यूरोपीय ममालिक ने टैरिफ लगाया है ना अमेरिका, जिन अमेरिका ने जिन पर लगाया, उन्होंने कहा हम मुखालफ में जाके सरप्राइज देंगे और हम अमेरिका पर टैरिफ लगाएंगे, लेकिन हम इतनी जुर्रत नहीं कर सकते, हम इतने जोगे नहीं हैं। तो हमने कहा कि हम हाथ जोड़ेंगे, हम तरला कर लेंगे, हम मिन्नत कर लेंगे और ट्रंप से कहेंगे कि मेहरबानी करो खुदा के लिए, हम इतने जोगे नहीं हैं, हम ना तो पर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, ना हमारी जुर्रत है, ना हम टैरिफ लगा सकते हैं, बस मिन्नत ही कर सकते हैं, गरीब लोग हैं, हमारे हाल पर रहम करो। पाकिस्तान जिंदाबाद।